हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस अभिलेख की चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है चंद्र का मेहरौली अभिलेख। छोटा अभिलेख है, यूजी 6 सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक तिथि विहीन अभिलेख है जिस पे कोई तिथि अंकित नहीं मिलती है। केवल लिपि के आधार पे, अक्षरों की बनावट के आधार पे इसको हम गुप्त काल का मानते हैं। इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं। भाषा इसकी संस्कृत और लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी है। इस अभिलेख में कुल 3 श्लोक और 12 पंक्तियां हैं। यह अभिलेख मेहरौली दिल्ली से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन है। इस अभिलेख में जो गुणगान किया गया है वह चंद्र नामक राजा का किया गया है। साथ ही साथ इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में कितनी वैज्ञानिक प्रगति थी कि लोहे को गला करके इतना बड़ा स्तंभ तैयार किया गया था। यह अभिलेख मेहरौली में पिलर जो लोहे का खड़ा है उसी पे यह अभिलेख उत्कीर्ण है। तो उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में भी यह अभिलेख हमें बताता है। जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा किया कि इस अभिलेख में चंद्र नामक राजा की चर्चा की गई है, और वो चर्चा क्या की गई है इस पे हम क्रम से अभी बिंदुवार प्रकाश डालेंगे। इस अभिलेख में चंद्र नामक राजा के बारे में जो बातें बताई गई हैं वह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसने बंगाल के शत्रुओं के दल को पराजित किया। जो सबसे पहला उल्लेख किया गया है इस चंद्र नामक राजा के बारे में वह यह कि इसने बंगाल के शत्रुओं के दल को पराजित किया, अर्थात इसने बंगाल विजय की। दूसरा, सिंधु के 7 मुखों को पार कर इसने बाहलीक प्रदेश की विजय की। जो दूसरी बातें चंद्र नामक राजा के बारे में बताई गई है वह यह कि इसने सिंधु के 7 मुखों को पार कर बाहलीक प्रदेश की विजय की। तीसरा, इसके शौर्य के पवन से, अर्थात इस चंद्र नामक राजा के शौर्य के पवन से दक्षिण का जलनिधि आज भी सुवासित हो रहा था, महक रहा था। यह चर्चा की गई है। चौथा, इसने अपनी भुजाओं के बल पर, किसने? चंद्र नामक राजा ने, इसने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी पर एकाधिराज्य की स्थापना की। पांचवा, यह एक वैष्णव धर्मानुयायी शासक था, राजा था। छठा, इसने बहुत दिनों तक शासन किया। और सातवां, वह इस संसार को छोड़कर दूसरे लोक चला गया, फिर भी उसकी कीर्ति पृथ्वी पर विद्यमान है। तो यह 7 बिंदु हैं जो कि चंद्र नामक राजा के बारे में बताए गए हैं। अब इतिहासकारों के सामने यह एक समस्या थी, आज भी समस्या बनी हुई है कि यह चंद्र नामक राजा कौन था। इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इस अभिलेख की लिपि के आधार पर इसे हम गुप्त काल का मान सकते हैं। अभिलेख, इस लिपि की बनावट गुप्त काल के आसपास की है। कुछ इतिहासकार इस चंद्र नामक राजा को चंद्रगुप्त मौर्य बताते हैं, लेकिन यह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का कोई अभिलेख अभी तक हमें मिला नहीं है। इस आधार पर यह चंद्र नामक राजा चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो सकता। कुछ इतिहासकार इसे कनिष्क प्रथम, कुषाण काल का राजा कनिष्क प्रथम मानते हैं, लेकिन कनिष्क की तिथि और इसकी तिथि में अंतर की वजह से यह भी तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। कुछ इतिहासकार इस चंद्र नामक राजा को पुराणों में वर्णित नागवंशी चंद्रान से समीकृत करते हैं, लेकिन यह मत भी तर्कसंगत नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे गुप्त काल के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ समीकृत करते हैं, लेकिन यह भी तर्कसंगत नहीं है। जो सबसे सही तर्क है वह है श्री राम गोयल के द्वारा प्रतिपादित किया गया कि यह चंद्र नामक राजा कोई और नहीं बल्कि समुद्रगुप्त था। गुप्त काल का राजा समुद्रगुप्त था। उन्होंने क्रमशः बिंदुवार जो ये 7 बिंदु चंद्र नामक राजा के बारे में इस अभिलेख में बताया गया है उसकी कसौटी पर एक एक तथ्य को परखा और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि यह चंद्र नामक राजा कोई और नहीं बल्कि समुद्रगुप्त था। चंद्र नामक राजा के बारे में
जो सबसे पहली विशेषता इस अभिलेख में बताई गई है वह यह कि बंगाल के शत्रु दल को इसने पराजित किया, अर्थात बंगाल विजय की। जैसा कि हम जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने भी बंगाल विजय किया। दूसरा, इस अभिलेख में सिंधु के 7 मुखों को पार कर बाहलीक प्रदेश की विजय की, इसकी चर्चा की गई है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी शक, मुरुंड, सिंघल इत्यादि की चर्चा मिलती है। साथ ही साथ देवपुत्र शाही, शाहानुशाही, शक, मुरुंड, सिंघल, ये श्लोक जो आया है इसके आधार पे कहा जा सकता है कि उसने इनको जीता। और इस प्रकार से जो चंद्र की यह प्रशस्ति है जिसमें इस सिंधु के 7 मुखों को पार कर बाहलिक प्रदेश की विजय की, कहीं न कहीं से यह समुद्रगुप्त के साथ इसका समीकरण दिखलाई पड़ता है। तीसरा, इसके शौर्य के पवन से दक्षिण का जलनिधि आज भी सुवासित हो रहा था। इस चंद्र नामक राजा के बारे में बताया गया है। इसको अगर हम समुद्रगुप्त से समीकृत करें तो हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की जो विजय की थी उसमें 12 राजाओं को पराजित किया था। इसने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी पर एकाधिराज्य की स्थापना की। इस चंद्र नामक राजा के बारे में इस मेहरौली प्रशस्ति में ऐसा कहा गया है कि इसने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी पर एकाधिराज्य की स्थापना की, अर्थात इसने पैतृक रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी अर्जित किया वह अपनी भुजाओं के बल से इसने अर्जित किया। यह बिल्कुल तथ्य समुद्रगुप्त के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। समुद्रगुप्त ने भी जो कुछ पाया पैतृक रूप में नहीं पाया, बल्कि अपनी भुजाओं के बल से उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह समुद्रगुप्त ही था। छठा जो बिंदु मिलता है चंद्र नामक राजा के बारे में, कहा गया है कि इसने बहुत दिनों तक शासन किया। समुद्रगुप्त ने भी लंबा शासन किया। सातवां, इस अभिलेख में जो बिंदु बताया गया है वह यह कहा गया है कि वह इस संसार को छोड़कर दूसरे लोग चला गया, फिर भी उसकी कीर्ति पृथ्वी पर विद्यमान है। यह पंक्ति भी समुद्रगुप्त के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। अतः अधिकांश इतिहासकार श्री राम गोयल के इस मत से सहमत हैं कि यह चंद्र नामक राजा कोई और नहीं बल्कि समुद्रगुप्त था। थैंक यू वेरी मच।